वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आई स्टडी ऑनलाइन में मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हम चर्चा करेंगे अपने मैकेनिक्स के पार्ट के ऊपर। मैकेनिक्स का जो पार्ट है मैथमेटिक्स के अंदर आपके, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक बार अपन विस्तार से इस चीज़ को समझते हैं कि कहाँ से मैकेनिक्स, बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, आप सभी इस चीज़ से वाकिफ़ होगी। जो मैकेनिक्स है वो एक भौतिक विज्ञान का पार्ट है, एक फिजिक्स का पार्ट है। मैकेनिक्स जो है फिजिक्स का पार्ट है। तो देखना आप, एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। जो फिजिक्स है आपका, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जो फिजिक्स है उसको 4 पार्टों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इसका पहला पार्ट आता है ऑप्टिक्स का। ठीक है, इसका पहला पार्ट आता है ऑप्टिक्स का। दूसरा आता है इसमें अपना जो मैकेनिक्स। थर्ड पार्ट आता है इसमें अपना इलेक्ट्रिसिटी। और नंबर 4 आता है इसमें हीट यानी कि उष्मा, यानी कि थर्मो का जो भाग आता है। ठीक है, जो थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ते हो उसका जो पार्ट आता है वो हीट में आता है। ठीक है, अब देखो इन तीनों से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, किन तीनों से कोई मतलब नहीं है हमें। एक तो भैया ऑप्टिक्स से हमें कोई मतलब मैथमेटिक्स में मतलब नहीं है। वैसे तो आप पढ़ रही हो, ठीक है, पढ़ रहे हो साथ में। इन तीनों से हमें कोई मतलब नहीं है। अपना काम चलेगा इस मैकेनिक्स से। ठीक है, इस मैकेनिक्स से हमारा काम स्टार्ट होगा। तो मैकेनिक्स के बारे में देखते हैं। जो मैकेनिक्स होता है ये होती क्या है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन सुनना। ये जो आपकी साइंस होती है, ठीक है, साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है। ठीक है, साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंतर्गत हम कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, कोई भी पार्टिकल है या मैटर मान लो या कोई बॉडी मान लो, बॉडीज, ठीक है, ठीक है, उनके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं, उन फोर्स के बारे में स्टडी की जाती है। ठीक है, ठीक, जैसे कोई भी पार्टिकल है आपके पास, सपोज दैट ये मेरे पास कोई पार्टिकल है, ठीक है, या कोई बॉडी मान लो, ठीक है, ये पार्टिकल है, ठीक है, ये जिस भी पोजीशन में है यहाँ है एक बार, ठीक है, ये रेस्ट पोजीशन में है तो क्यों है, ठीक है, और ये मोशन में है यानी कि गति कर रहा है तो क्यों कर रहा है। इससे रिलेटेड मतलब किसी भी पार्टिकल के ऊपर लगने वाले फोर्सेज के बारे में स्टडी की जाती है। वो किसके अंतर्गत की जाती है, वो मैकेनिक्स के अंतर की जाती है। ठीक है, मैकेनिक्स के अंदर क्या होता है दोस्तों, मैकेनिक्स के अंदर कोई भी पार्टिकल हो, ठीक है, या कोई बॉडी हो, वो रेस्ट पोजीशन में है या वो मोशन में है। रेस्ट पोजीशन में है तो भी वो किसी न किसी वजह से है। वहाँ ऐसा कह सकते हो आपकी फोर्स जो है वो जीरो है, या कोई फोर्स नहीं लग रहा, कोई फोर्स नहीं लग रहा, इस वजह से वो क्या है, जीरो है। ठीक है, और मोशन में है मतलब कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो वो फोर्स कौन सा लग रहा है, कैसे लग रहा है, उसका स्टडी किस में की जाती है, इस मैकेनिक्स के अंदर। तो फोर्सेज से रिलेटेड जो स्टडी होती है वो किस में की जाती है, मैकेनिक्स। तो ये साइंस की एक ऐसी ब्रांच हो गई जिसमें किसी भी पार्टिकल के ऊपर लगने वाले फोर्सेज या बलों के बारे में क्या किया जाता है, स्टडी की जाती है, अध्ययन की जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ध्यान रखना एक चीज, मैकेनिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट आता है इसका स्टैटिक्स, यानी कि इसको बोलते हैं अपन स्थिति विज्ञान। ये फर्स्ट पार्ट होता है। इसका सेकंड पार्ट आता है, स्टैटिक्स पहला पार्ट, सेकंड पार्ट आता है इसका डायनेमिक्स, यानी कि गति विज्ञान। ठीक है, ये इसके 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, मैकेनिक्स को 2 पार्ट्सों में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट आता है इसका स्टैटिक्स का, दूसरा पार्ट आता है इसका डायनेमिक्स का। स्थिति देखो नाम से पता चल रहा है, ठीक है, मतलब कोई पार्टिकल अगर स्थिर अवस्था में है, मतलब इसके अंदर जो स्टडी की जाती है वो की जाती है पार्टिकल इन रेस्ट पोजीशन, पार्टिकल इन रेस्ट पोजीशन, यानी कि स्थिति विज्ञान के अंदर, स्टैटिक्स के अंदर किन चीज़ों की स्टडी की जाती है कि पार्टिकल रेस्ट पोजीशन में है उस बारे में। ठीक है, बस रेस्ट पोजीशन में है उससे रिलेटेड हम स्टडी करते हैं। ठीक है, डायनेमिक्स नाम से पता चल रहा है गति। ठीक है, मतलब कण किस अवस्था में है, गति अवस्था में, गतिशील अवस्था में, मतलब वो मोशन में है। तो यहाँ आप लिखोगे पार्टिकल
इन मोशन, ये शॉर्ट में मैं आपको डेफिनेशन दे रहा हूँ, ठीक है। स्थिति विज्ञान का मतलब होता है पार्टिकल रेस्ट पोजीशन में है, उससे रिलेटेड जो स्टडी होती है वो किस में होती है, स्टैटिक्स में होती है। और पार्टिकल अगर मोशन में है तो उससे रिलेटेड स्टडी किस में होगी, डायनेमिक्स में होगी। शुरुआत अपन करेंगे अपनी इस डायनेमिक्स के पार्ट से, ठीक है। पहले अपन पढ़ेंगे सबसे पहले अपना डायनेमिक्स का पार्ट का। तो ध्यान रखना डायनेमिक्स को भी दो भागों में बांटा जाता है, एक तो काइनेमेटिक्स, एक तो आता है दोस्तों काइनेमेटिक्स, एक आता है काइनेटिक्स, ठीक है। एक तो आता है काइनेमेटिक्स और एक आता है काइनेटिक्स, ये दो पार्ट इसके आते हैं, ठीक है, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स का मतलब होता है इसमें ओनली जियोमेट्रिकल स्टडी, ठीक है। इसमें क्या होता है, जियोमेट्रिकल मतलब क्या कह रहा है ये, इसके अंदर काइनेमेटिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी पार्टिकल है उस पार्टिकल के अंदर बस इतना ही देखते हैं कि ये कण वेग, या ये मान लो कि उसके अंदर हम वेलोसिटी और सिर्फ एक्सीलरेशन, इन दो ही चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब उसकी ज्यामितीय स्टडी की जाती है, ठीक है, उसकी जियोमेट्रिकल स्टडी की जाती है। और उससे उसके अलावा हमें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता कि हाँ कण मोशन में होगा। डायनेमिक्स की बात कर रहे हैं, डायनेमिक्स की बात कर रहे हैं मतलब कण गति कर रहा है, मोशन में जरूर है, पार्टिकल जो है वो मोशन में जरूर है, लेकिन वो मोशन में किस फोर्स की वजह से है, उस फोर्स से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें वहां लेना देना है सिर्फ वेलोसिटी और एक्सीलरेशन से। तो ध्यान रखना इसके अंदर हमेशा किसका रोल आता है, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का, ठीक है। और इसके अंदर जो स्टडी होती है वो तीनों चीज़ों की होती है, यानी कि वो फोर्स कौन सा लग रहा है उसके ऊपर वो फोर्स भी पता लगाया जाता है, ठीक है, फोर्स, फिर वेलोसिटी, उसके बाद एक्सीलरेशन, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में स्टडी की जाती है, ठीक है। तो एक बार देखना ये आपका स्टार्टिंग इसका इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। इंट्रोडक्शन अभी और बाकी है इसका, थोड़ा सा अपन दो तीन चीज़ें और देख लेंगे, उसके बाद अपने टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। तो एक बार देखना मैकेनिक्स से हमने शुरुआत की, ठीक है। मैकेनिक्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो स्टैटिक्स होता है और एक डायनेमिक्स होता है, ठीक है। स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिति विज्ञान और डायनेमिक्स मतलब गति विज्ञान, ठीक है। स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, स्टैटिक्स में कौन से पार्टिकल की स्टडी की जाती है, जो रेस्ट पोजिशन में है, ठीक है, जो स्थिर अवस्था में है। स्थिर अवस्था में कोई कण है तो उसकी स्टडी किस में होगी, स्टैटिक्स में होगी। और अगर कोई कण गति कर रहा है, अगर वो मोशन में है तो उसकी स्टडी किस में की जाएगी, डायनेमिक्स में की जाएगी। उसके बाद मैंने बताया आपको कि डायनेमिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट कौन सा होता है, काइनेमेटिक्स होता है। दूसरा पार्ट कौन सा होता है, इसका काइनेटिक्स होता है। काइनेमेटिक्स में किसका स्टडी की जाती है, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बारे में स्टडी की जाती है। कोई कण, कोई पार्टिकल मोशन क्यों कर रहा है, वो मोशन में क्यों है, वो गतिशील अवस्था में क्यों है, उससे हमें लेना देना नहीं है। हमें लेना देना है उसकी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन से बस। और जो काइनेटिक्स होता है उसमें किससे लेना देना होता है, हमें फोर्स और एक्सीलरेशन और साथ में वेलोसिटी, तीनों से मतलब होता है, ठीक है। तो इसमें किसका रोल नहीं होता, फोर्स का रोल नहीं, मतलब फोर्स होता है लेकिन हम उसकी स्टडी नहीं करते, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, उस फोर्स की भी स्टडी करते हैं, इसलिए इसको काइनेमेटिक्स बोलते हैं, इसको काइनेटिक्स बोलते हैं। ये आपका यहां तक का इंट्रोडक्शन हुआ। आगे बढ़ते हैं। एक चीज पढ़ी होगी आपने स्पीड के बारे में, चाल। चाल क्या होता है, दूरी बटा समय, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखना एक फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने स्पीड का। स्पीड यानी कि चाल। चाल क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी बट्टा समय, ठीक है। ये क्या होता है, अपने पास स्पीड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये सभी जानते हैं अपन, बेसिक सी चीज़ है। यहाँ से देखना स्पीड दो प्रकार से होती है। एक तो होती है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल, और एक होती है यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि एक समान चाल। ये दो चीजें होती हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एवरेज का मतलब तो होता है कुल दूरी बटा कुल समय,
ठीक है। ये तो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आप सीकर से कहीं जा रहे हो, दिल्ली गए आप, ठीक है, दिल्ली गए आप, तो वहाँ आप जा रहे हो, कभी जैसे मतलब रास्ते में ट्रैफिक भी मिलेगा, ब्रेकर भी आएंगे, ठीक है, मतलब यहाँ से निकले आप, ठीक है, घर से निकले तो आप 30-40 की स्पीड में निकले, उसके बाद आप थोड़ी दूर गए, ठीक है, आपकी स्पीड बढ़ गई, 80 हो गई, थोड़ी और आगे गए 100 हो गई, ठीक है, लेकिन कई जगह वापस कम होगी, कई जगह वापस ज़्यादा होगी, ठीक है, लेकिन फिर लास्ट में जाके एक एवरेज निकलेगा कि मान लो आपने टोटल डिस्टेंस कवर की 300 किलोमीटर, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर की आपने 300 किलोमीटर, टाइम लिया आपने 6 घंटे, ठीक है, तो आपकी एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 50 किलोमीटर पर आवर। आपने 50 किलोमीटर, ये कह रहा है कि आप एवरेज जो स्पीड से चले वो कितनी थी, 50 थी, ठीक है, आप 100 भी गए, आप 30 भी आए, आप 120 भी गए, आप 70 भी आए, आप 60 भी आए, लेकिन एक एवरेज की बात आई तो वो कितनी आ गई, 50 आ गई, ठीक है, मतलब वो सारी काउंट हो गई। ये तो आ गई एवरेज स्पीड। एक समान चाल यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि आप यहाँ से निकले, ठीक है, यहाँ से निकले दिल्ली तक के लिए, ठीक है, या कहीं तक के लिए भी आप गए, तो हर एक टाइम पर, हर एक इंटरवल पर आपकी जो स्पीड है वो सेम है। मान लो आप 50 पे चल रहे हो, यहाँ से आप 50 की स्पीड में निकले, तो ये मतलब पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, आप यहाँ से निकले और जो भी आपकी डिस्टेंस है, ठीक है, उस डिस्टेंस को आपने कवर किया एक फिक्स चाल से, एक फिक्स स्पीड से, मतलब यहाँ से आप अगर 50 किलोमीटर की स्पीड से निकले तो पूरे के पूरे रास्ते आपकी स्पीड कितनी रही, 50 ही रही, मतलब एक समान रही, यूनिफॉर्म रही, ना तो वो बढ़ी ना कम हुई, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म बोलते हैं। ये दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, ठीक है, मतलब ये तो एवरेज तो क्या होता है, ठीक है, कुल टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, लेकिन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि भाई साहब हर एक पर्टिकुलर टाइम पर आपकी जो स्पीड रहेगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्लियर सभी स्टूडेंट को? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है अपना डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। अगला आता है डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। विस्थापन क्या है? कण की स्थिति में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है, ठीक है, कण की स्थिति में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। यानी कि चेंज इन पार्टिकल पोजीशन आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि कण की स्थिति में परिवर्तन विस्थापन कहलाता है। ये क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब इसको थोड़ा सा डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो इसको बात करें तो आप क्या इसको डिस्टेंस बोल सकते हो? इसको डिस्टेंस बोल सकते हो? डिस्प्लेसमेंट को नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक सदिश राशि होती है, और दूरी क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें अपन, ठीक है, विस्थापन की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की, जैसे मान लो कोई पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट हुआ, वापस यहीं आ गया, इस दौरान इसने मान लो 30 मीटर डिस्टेंस कवर की, ठीक है, ये यहां से इसने चलना प्रारंभ किया, चलता 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 वापस ये यहीं आ गया, ठीक है, तो यहां इसकी डिस्टेंस तो कितनी हुई सर? डिस्टेंस तो हो गई इसकी 30 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यानी कि विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन हुआ सर इसका 0, क्योंकि विस्थापन की डेफिनेशन क्या कह रही है? विस्थापन की डेफिनेशन कह रही है कि इस पार्टिकल की पोजीशन के अंदर, ठीक है, जो चेंज होगा वही क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन मुझे ये बताओ,
इस पार्टिकल की पोजीशन में आपको कोई चेंज दिखा क्या? मुझे तो कोई चेंज नहीं दिखा। कैसे नहीं दिखा? क्योंकि सर ये देखो यहाँ था, पहले ये यहाँ था, मान लो टी टाइम बाद इसकी स्थिति वापस यही है। भले ये कैसे भी गया, ऐसे घूम फिर के ऐसे ऐसे जैसे करके, कहाँ से भी जैसे तैसे करके ये वापस यहीं पहुँच गया टी समय बाद, ठीक है, वापस यहाँ का यहीं आ गया। तो क्या इसकी स्थिति में कुछ परिवर्तन हुआ क्या? नहीं हुआ। ये तो वहीं का वहीं बैठा है, जहाँ पहले था वहीं अब बैठा है। डिस्टेंस भले ही इसने कवर किए कितने भी, लेकिन इसने डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं किया। डिस्प्लेसमेंट बस यही कहता है उस पार्टिकल की पोजीशन में क्या चेंज आया। वही जैसे मान लो ये पहले पार्टिकल यहाँ है, टी समय बाद ये यहाँ आ गया, और मान लो यहाँ तक आने की जो डिस्टेंस है वो x है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ सर? x हुआ। ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट ही कितना हुआ? x हुआ। ये बात समझ में आई होगी सभी को। ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? x हुआ। लेकिन ये चलकर यहां से वापस यहीं आकर बैठ गया, तो भाई साहब इसकी डिस्टेंस तो इसने 2x तय कर ली, क्योंकि पहले यहां गया फिर यहां से यहां वापस आया तो 2x हो गई। लेकिन इसकी स्थिति में, इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ। इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता है, इन दोनों में काफ़ी फर्क होता है। ठीक है, तो विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? कण की स्थिति में परिवर्तन। ठीक है, वो परिवर्तन क्या हुआ, वो चेंज क्या हुआ? ठीक है, अपने स्थान से कितना वो हिला, अपनी जगह से वो कितना हिला, कितना उसने मूवमेंट किया, वो मूवमेंट ही क्या होता है? इसका डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि विस्थापन होता है। ये छोटी छोटी डेफिनेशन है जो आप काफ़ी पहले से आप पढ़ चुके हो। फिर आता है वेलोसिटी, यानी कि वेग। फिर आती है वेलोसिटी, यानी कि वेग के बारे में देखना। वेलोसिटी तो जानते हो सब। वेलोसिटी क्या होती है? चेंज, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन में परिवर्तन की दर। विस्थापन में परिवर्तन की दर। मान लो कोई पार्टिकल है टी समय में, मान लो कोई पार्टिकल है आपके पास, वो टी समय में उसका डिस्प्लेसमेंट x है। ठीक है, तब ध्यान रखना इसकी वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? dx/dt होगी। ठीक है, यही क्या होता है? विस्थापन में परिवर्तन होता है, यानी कि x का t के रिस्पेक्ट, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा? डिफ्रेंशिएट होगा। वही क्या होती है? रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। ये चीज़ आप पढ़ चुके हो। अब बात करते हैं अपन मोशन की प्रकार के बारे में, गति के प्रकार। अब गति वो न्यूटन वाली नहीं देख रहे हैं अपन, जो गति किस प्रकार की होती है, मतलब किन किन रास्तों से गति होती है, वैसे समझो इसको। तो काइंड्स ऑफ मोशन, यानी कि गति के प्रकार। ठीक है, इसके बारे में देखना, गति के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ मोशन। पहला तो आता है इसमें रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन यानी कि सरल रेखीय गति। नंबर 2 आता है साहब इसमें मोशन इन प्लेन, यानी कि समतल में गति। ठीक है, ये 2 गति के प्रकार होते हैं। पहला तो होता है रेक्टिलिनियर मोशन, यानी कि सरल रेखा में गति। दूसरा आता है आपका मोशन इन प्लेन, यानी कि समतल के अंदर गति, प्लेन के अंदर गति। तो देखना, अपन शुरुआत करते हैं इसके पहले पार्ट से। रेक्टिलिनियर मोशन यानी कि सरल रेखीय गति के बारे में देखते हैं। तो देखना, इसके अंदर अपन बात करेंगे वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, यानी कि वेग और त्वरण के बारे में। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन यानी कि सरल रेखा की बात कर रहे हैं, और इसके अंदर हम बात करेंगे वेग और त्वरण की। तो देखना साहब,
इस आर्टिकल को समझना ध्यान से। मान लो मेरे पास कोई सरल रेखा है OA, ठीक है, कोई सरल रेखा OA है, यानी कि ये क्या है मेरे पास स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, यानी कि ये मेरे पास कोई सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन दी हुई है OA। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहां पर कोई पार्टिकल बैठा है, ठीक है, फिलहाल ये रेस्ट पोजीशन में है, ठीक है। अब क्या करता है, ये गति करना प्रारंभ करता है, ये चलना प्रारंभ करता है, ये सरल रेखा में चल रहा है, ये इस रेखा में चल रहा है, यानी कि इस पे चल रहा है, ये चलता है, चल रहा 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 है। मान लो t समय में ये यहाँ इस बिंदु P पर पहुंच जाता है, ठीक है, t समय में ये इस बिंदु P पर पहुंच जाता है, यानी कि यहां से यहां तक की इसने जो दूरी तय की वो मैं मान लेता हूं कितनी की, x की, और मैं मान लेता हूं डेल्टा t समय में इस कण की स्थिति यहाँ इस बिंदु Q पर है, और डेल्टा t समय में इसकी जो डिस्प्लेसमेंट या जो डिस्टेंस मान लेता हूँ वो डेल्टा x मान लेता हूँ मैं। ये कहानी समझ में आई होगी। अब इसकी जो लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं अपन, तो लैंग्वेज में लिखना चाहोगे तो आप लैंग्वेज में क्या लिखोगे इस आर्टिकल में, लेट ए स्ट्रेट लाइन OA, ठीक है, एक सरल रेखा OA है, और साथ ही तथा ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट A एंड आफ्टर t टाइम इट्स पोजीशन एट पॉइंट P, ठीक है, मतलब t समय बाद इसकी स्थिति कहाँ है, बिंदु P के ऊपर है, तथा डेल्टा t समय। अब डेल्टा t समय क्या है यहाँ, तो t समय बाद तो इसकी t समय बाद इसकी स्थिति कहाँ थी, यहाँ थी, और डेल्टा t समय बाद कहाँ थी, यहाँ इस बिंदु Q पर थी। ये डेल्टा t समय क्या कह रहा है, देखो ये डेल्टा t समय एक बहुत ही छोटे को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पार्शियल यानी कि एक अल्पांश को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक बहुत छोटे से पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये कह रहा है कि ये इतना हमने इस डायग्राम में दिखाया है, ठीक है, समझने के लिए। अदरवाइज ये डेल्टा t समय में जो विस्थापन डेल यहाँ एक बहुत सी छोटी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे मान लो हमें किसी भी चीज़ को निकालना है, ठीक है, हमें कोई भी चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे मान लो इसके ऊपर हम वेलोसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं, तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए अपन 11th-12th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं कि हम क्या करते हैं, एक छोटा सा अल्पांश उठा लेते हैं, ठीक है, डेल्टा t समय में एक छोटा सा अल्पांश उठा लेते हैं, यही करते हैं अपन। उस अल्पांश मतलब जैसे मान लो इस चीज़ को आप समझो थोड़ा, हम करना क्या चाह रहे हैं यहाँ, एक बार इस चीज़ को आप ध्यान से समझना। जैसे मान लो वही वापस हम उस गाड़ी वाली बात पे चलते हैं, ठीक है, मैं गाड़ी वाली बात पे चलता हूँ, तो मुझे क्या मैंने टाइम देखा, ठीक है, मैं चल रहा हूँ, मुझे मेरी एवरेज वेलोसिटी चाहिए, स्पीड चाहिए, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी यानी कि वेग चाहिए, औसत वेग चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, वहाँ से एवरेज नहीं चाहिए मुझे, एक पर्टिकुलर टाइम में चाहिए। मतलब मैं मान लो चला एक फिक्स टाइम पे मैंने वहाँ देख लिया, मान लो मैं कुछ जयपुर पहुँच गया और मैं चल रहा हूँ, वहाँ मैंने देखा एक छोटा सा टाइम देखा, 1 सेकंड के लिए देखा, मान लो 1 सेकंड के लिए देखा, 1 सेकंड के लिए उस टाइम मैंने मेरी स्पीड देखी, ठीक है, मैंने मेरी स्पीड देखी, वो मान लो 50 किलोमीटर पर आवर थी। तो मैं क्या करता हूँ, उसको उठा लेता हूँ, ठीक है, उसको उठा लेता हूँ, या मैंने ये देखा उस पर्टिकुलर टाइम में, उस 1 सेकंड में मैंने कितनी डिस्टेंस तय कर ली, ठीक है, मैंने उस मान लो 1 सेकंड के लिए मैंने देखा, वहाँ मेरी स्पीड कितनी थी, 60 थी। अब उस 1 सेकंड में मैं ये देखूंगा कि मैंने कितनी दूरी तय की। मान लो मैंने कुछ मीटर तय की या कुछ सेंटीमीटर मान लो 1 सेकंड में, ठीक है, या 1 मीटर या 2 मीटर मान लो 1 सेकंड में, इतनी मैंने तय कर ली। वहाँ से मैंने उठा ली वो दूरी 1 मीटर मान लो, और इधर मेरे पास टाइम कितना था, 1 सेकंड था। तो उस टाइम 1 सेकंड में जो मेरी वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, उस 1 मीटर के अंदर उस 1 सेकंड का मैं भाग दे दूंगा। ये क्या आ गई, मेरी उस 1 सेकंड के अंदर वेलोसिटी आ गई एक। अब मैं क्या करता हूँ, टोटल जो मेरे पास लिमिट है टाइम की, वो मैं लिमिट उसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। लिमिट अप्लाई कर देता हूँ तो मुझे टोटल वेलोसिटी मिल जाती है, ठीक है। समझ में थोड़ा नहीं आया होगा, लेकिन इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करो। हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पर, मैंने जैसे झटके से देखा 1 सेकंड के लिए, वहाँ का मैंने टाइम और वहाँ की मैंने डिस्टेंस निकाल ली मेरे पास, ठीक है, निकाल ली। तो वहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, वेग निकाल सकता हूँ, उतनी सी चीज़ का एक छोटे से अल्पांश का वेग निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो वहाँ से निकाल लिया। कैसे, वेग क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन। विस्थापन में परिवर्तन, जैसे मान लो x दूरी थी तो डेल x बटा डेल्टा t समय में आ गया। यही कहानी यहाँ होती है। मैंने ये अल्पांश क्यों लिया,
क्योंकि मैं एक छोटे से टाइम में देख लेता हूं डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इतना हुआ। ठीक है, क्लियर सभी स्टूडेंट को। नाउ एवरेज वेलोसिटी एट पॉइंट क्यू इन डेल्टा टी टाइम इक्वल्स टू वो कितनी होगी, डेल एक्स बटा डेल्टा टी, यही होगी। क्या होता है वेग, क्या होता है वेग, होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर। डेल्टा टी समय में विस्थापन कितना हुआ सर, डेल्टा एक्स हुआ। डेल्टा टी समय में कितना हुआ, डेल्टा एक्स हुआ। डेल्टा टी का भाग दे दो तो डेल एक्स बटा डेल्टा टी। ठीक है, अब देखना, नाउ लेट वेलोसिटी एट पॉइंट पी इन टाइम टी इक्वल्स टू वी, देन v इक्वल्स टू, अब ध्यान रखना जब भी आप, ठीक है, ये कंसेप्ट आपको पूरी की पूरी डायनेमिक्स में यही हम काम में लेंगे, इसको ध्यान रखना, बस ये याद रख लेना। और आपका ये वाली जो यूनिट है, ये वाला चैप्टर है, ये इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए मैंने इसको आपको थोड़ा डिटेल में ज़्यादा समझाया है। ठीक है, इसी वजह से मैंने आपको ज़्यादा समझाया कि आपको इजीली कवर हो जाए। यहाँ से देखना, टी टाइम में मैंने क्या मान लिया, इसका वेग v मान लिया, तो v बराबर, ध्यान रखना आपके पास जो अल्पांश का जो वेग आया है, ठीक है, ये क्या है, एक अल्पांश ही तो है छोटा सा। ठीक है, डेल्टा टी समय के लिए आपको जो वेलोसिटी मिली है, उस वेलोसिटी में आप लिमिट लगा देना, कंप्लीट मिल जाएगी। लिमिट आप डेल्टा टी टेंस टू 0 कर दो और डेल एक्स अपॉन डेल्टा टी कर दो, ब्रैकेट में लिख देना व्हेन डेल्टा टी टेंस टू 0 देन क्यू टेंस टू पी। यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है कि जैसे ये डेल्टा टी 0 की तरफ टेंड करेगा तो ये क्यू किस तरफ टेंड करेगा, पी की तरफ टेंड करेगा। ठीक है, और इस कंडीशन में जब इस पे लिमिट अप्लाई होती है तो आपका जो डेल है ये किस में बदल जाएगा, पूरे के पूरे डेरिवेटिव में बदल जाएगा। तो v बराबर क्या मिलता है आपको, dx अपॉन dt, यानी कि v बराबर dx अपॉन dt बराबर, इसको आप x डॉट भी लिख सकते हो। ठीक है, ये क्या होता है आपका सरल रेखा में वेग होता है, तो सरल रेखा में वेग क्या होगा आपका, dx अपॉन dt होगा, यानी कि x डॉट होगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये इतनी सी कहानी समझ में आई होगी। ठीक है, इसके लिए आप जो थ्योरी जो लिखना चाहोगे इसके अंदर, ठीक है, वो फिजिक्स की जो थ्योरी होती है वो आप जानते हो कैसे, जो डायग्राम आपने बना लिया, ठीक है, ये डायग्राम की पूरी जो महाभारत है वो लिख देना आप। ठीक है, क्या महाभारत है इसकी, कि सर माना कोई सरल रेखा, कोई स्ट्रेट लाइन OA है, माना कोई स्ट्रेट लाइन OA है तथा पॉइंट O से कोई पार्टिकल मोशन करना स्टार्ट करता है और वो बिंदु टी टाइम में बिंदु P पर पहुंच जाता है, और बिंदु P पर पहुंचने के लिए उसने जो दूरी काम में ली OP बराबर वो कितनी है, x, एंड डेल्टा टी समय में जो विस्थापन हुआ वो कितना हुआ, डेल्टा x हुआ। ठीक है, क्लियर सभी स्टूडेंट को। नाउ t प्लस डेल्टा टी समय में कितना होगा, मतलब टोटल OQ बराबर कितना होगा सर, x प्लस डेल्टा x होगा। ठीक है, यही कहानी है, बाद में ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ तक कंप्लीट कर देना इसको। ठीक है, ये क्या होता है आपकी एवरेज वेलोसिटी होती है। ठीक है, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, बस समझने वाली ये एक लाइन थी, ये समझने वाली बस यही एक लाइन थी कि भाई साहब आपको क्या करना है, डेल्टा टी समय के लिए एक छोटा सा अल्पांश निकाल लो, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताया, उसमें आप जो दूरी है उसमें टाइम का भाग दे दो। ठीक है, आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये दूरी थी, ये टाइम था, ये वेलोसिटी आपको मिल गई। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब कंप्लीट कैसे फाइंड करोगे आप, कंप्लीट फाइंड करने का सीधा सा तरीका है, इस पे लिमिट लगा दो, डेल्टा टी टेंस टू 0 कर दो। ठीक है, डेल्टा टी टेंस टू 0 करने का मतलब क्यू किस तरफ टेंड करेगा, पी की तरफ। अरे ये जो डेल्टा टी टाइम है ये अगर 0 होगा मतलब ये है ही नहीं, ये लगा ही नहीं, तो क्यू वापस कहाँ आ जाएगा, इस पी के ऊपर आ जाएगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं। जैसे इस कंडीशन को ये आप क्या कहते हो, dx अपॉन dt कहते हो। ठीक है, ये जैसे लिमिट अप्लाई हो रही है, अपन ने पढ़ा है ना, अपन जो प्रथम सिद्धांत से डिफरेंशिएशन जो मैथमेटिक्स में अपन 11वीं क्लास से पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें यही तो कहती है कि ये किसकी फॉर्म होती है, dx अपॉन dt की होती है। मतलब जैसे ही आप इस पे लिमिट अप्लाई करते हो ये क्या बन जाता है, dx अपॉन dt बन जाता है।
क्लियर, कहानी समझ में आई होगी यहाँ तक। अब पढ़ते हैं इसी के अंदर एसिलरेशन के बारे में। अब इसमें एसिलरेशन के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि त्वरण के बारे में पढ़ते हैं। तो वही चीज अपने पास एक स्ट्रेट लाइन OA थी, ठीक है, t समय बाद बिंदु P पर कण की स्थिति थी, ठीक है, ये t समय बाद थी। तो मैं मान लेता हूं वहां t समय बाद माना इस कण का वेग v है तथा डेल्टा t समय में इसका कण का जो वेग है वो कितना है, डेल v है, ठीक है, कण का वेग क्या है, डेल v है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये तो हो गया t समय में वेग और ये हो गया इसका डेल्टा t समय में वेग। क्लियर सभी स्टूडेंट को? और t प्लस डेल्टा t समय में इसका वेग कितना होगा, v प्लस डेल्टा v होगा, ठीक है। नाउ एक्सीलरेशन एट पॉइंट q इन डेल्टा t टाइम वो क्या होगा, चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, त्वरण होता है। तो वेग कितना है इस पे, डेल्टा टी समय में डेल्टा v है और परिवर्तन का मतलब डेल्टा टी, ठीक है। तो नाउ एक्सीलरेशन एट पॉइंट q इक्वल्स टू वो कितना हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 dv अपॉन डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, ये क्या लिखा जाएगा सर, dv अपॉन dt लिखा जाएगा, ठीक है। और त्वरण को अपन किससे लिखते हैं, a से लिखते हैं। तो a बराबर कितना आ गया, dv अपॉन dt आ गया। ये यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई होगी सभी स्टूडेंट को, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका एक्सीलरेशन हो गया, ठीक है। वही चीज वेग वाली कहानी थी। वेग क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर, और एक्सीलरेशन क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। वैसे का वैसा ही निकाला है, पूरा का पूरा कोई भी चेंज नहीं किया, ठीक है। उसी प्रकार से आपकी इसकी थ्योरी लिखनी है, जहां डिस्प्लेसमेंट था वहां वेलोसिटी कर देना, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में चेंज, यहाँ वेलोसिटी में चेंज, बस इतना सा फर्क है। ये क्या हो गया आपका रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर एक्सीलरेशन और वेलोसिटी हो गई। अब इसी में थोड़ा सा और देखते हैं। सिंस v बराबर अपने पास क्या आया था सर, dx अपॉन dt आया था। तो ये v का मान आप यहाँ रखो, तो d अपॉन dt और dx अपॉन dt, तो ये हो जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर। एक फॉर्मूला आपका एक्सीलरेशन का ये भी होता है। एक चीज़ और देखना, a बराबर आपके पास कितना है सर, dv अपॉन dt है। इसको ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इसको ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई हम करते हैं, तो देखना a बराबर, इसको एक साथ लो तो dx अपॉन dt और dv अपॉन dx अपॉन dt की जगह में क्या लिख सकता हूँ, v लिख सकता हूँ। तो a बराबर v dv अपॉन dx, एक एक्सीलरेशन का फॉर्मूला ये भी हम काम में लेते हैं। ये न्यूमेरिकल्स में काम में आते हैं, ये तीनों फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स में काम में आते हैं। यानी कि एक्सीलरेशन के आप जो भी फॉर्मूले पढ़ते हो वो कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, एक नज़र में देखना। a बराबर d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर dv अपॉन dt बराबर v dv अपॉन dx। ये क्या होते हैं सर, एक्सीलरेशन के फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तीनों के तीनों फॉर्मूले किसके होते हैं, त्वरण के होते हैं, एक्सीलरेशन के होते हैं, ठीक है। ये किस रेखा के अंदर, ये रेक्टिलिनियर मोशन में होते हैं। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब चलते हैं इसके एक दो हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। इसके जो एग्जाम्पल्स है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो देखना कुछ अच्छे से एग्जाम्पल है, उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो देखना
क्वेश्चन देख लेता हूँ, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ टाइम टेकन बाई ए, इफ टाइम टेकन बाई ए पार्टिकल मूविंग in a straight line is proportional to the square of the distance then prove that the acceleration is inversely proportional the cube of distance। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का प्रूफ देखना, आप सॉल्यूशन करते हैं। पहले हिंदी मीडियम वाले भी इसका हिंदी में सुन लो। ये कह रहा है कि एक पार्टिकल है, वो एक सरल रेखा पे चलना प्रारंभ करता है। एक पार्टिकल है, ये एक सरल रेखा पर, यहां से कोई पार्टिकल चलना प्रारंभ करता है, ठीक है, कोई कण यहां से चलना प्रारंभ करता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे। ये कह रहा है इज, ये जो टाइम ले रहा है, ठीक है, टाइम जो ले रहा है वो बोल रहा है डिस्टेंस के, मान लो टी टाइम बाद ये यहाँ इस बिंदु P पर पहुंच जाता है। यहाँ इसने जो बोल रहा है ये डिस्टेंस जो है, ठीक है, ये जो टाइम जो ले रहा है वो इस डिस्टेंस के, ये डिस्टेंस में x मान लेता हूँ, तो जो टाइम होगा वो इस डिस्टेंस के स्क्वायर के समानुपाती होगा, यानी कि t डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ऐसा ये कह रहे हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। यहां से मैं इस समानुपाती को हटाता हूं तो एक कांस्टेंट आ जाएगा kx स्क्वायर, वेयर k क्या है सर, कांस्टेंट है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। आगे क्या कह रहा है, तब आप प्रूफ करो कि जो इसका एक्सीलरेशन होगा, जो त्वरण होगा, उसको a मान लेता हूं, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसकी डिस्टेंस के क्यूब के, यानी कि ये चीज मुझे प्रूफ करनी है सर, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। बोलो ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। इसने क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि एक स्ट्रेट लाइन पर एक सरल रेखा के ऊपर एक कण गति कर रहा है, उस कण की गति में लिया गया जो समय है, वो लिया गया जो टाइम है, वो टाइम इसकी डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके समानुपाती है, स्क्वायर के समानुपाती है। मतलब ये कंडीशन है अपने पास। ये साइन हटाऊंगा तो मेरे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। यहां से मैं क्या करता हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, टी के रिस्पेक्ट में क्या कर दो, इसका डिफरेंशिएट कर दो, तो आपको टी का जो डिफरेंशिएट होगा वो क्या होगा, 1 होगा। के ऐसा का ऐसा कांस्टेंट है, 2x dx अपॉन dt। यहां से मैं dx अपॉन dt बराबर निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 अपॉन 2kx मिल जाएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूं। अब देखो एक्सीलरेशन क्या होता है, d2x अपॉन dt स्क्वायर, तो dx अपॉन dt तो आ गया मेरे पास, d2 अपॉन dx, d2x अपॉन dt स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास एक्सीलरेशन भी आ जाएगा। तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, एक बार दोबारा t के रिस्पेक्ट में कर दो तो आपको मिलेगा d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर ये 1 अपॉन 2k, तो ऐसा का ऐसा 1 अपॉन x का हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है, और x का हो जाएगा सर dx अपॉन dt, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से देखो इक्वेशन 1 से dx अपॉन dt की वैल्यू में यहां काम में ले सकता हूं, तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इन
इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट का इक्वेशन सेकंड में यूज कर दो तो देखना d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर माइनस का 1 अपॉन 2kx स्क्वायर, और dx अपॉन dt का मान कितना है सर 1 अपॉन 2kx। ये कितना हो जाएगा सर 2 दूनी 4 k इंटू के कितना हो जाएगा k स्क्वायर। तो d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर माइनस का 1 अपॉन 4k स्क्वायर x स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा। यहाँ से देखना d2x अपॉन dt स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि सर ये वाली क्वांटिटी क्या है कांस्टेंट है, ये वाली क्वांटिटी क्या है कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है, ये मतलब कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, ये फिक्स है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, ये फिक्स है, इसका इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। कांस्टेंट का लेना देना किसका है, एक्स क्यूब का, क्योंकि एक्स क्यूब यहाँ कांस्टेंट नहीं है, एक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, मतलब एक्स क्यूब के डायरेक्टली क्या आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यही क्या करना था, आपको सिद्ध करना था। और d2x अपॉन की जगह क्या लिख सकते हो, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब। ये देखो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हटाकर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा सकते हो, समानुपाती का साइन लगा सकते हो। ये चीज़ पता है आप सभी को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, वो क्वेश्चन आप स्वयं करना। ठीक है, मैं लिख देता हूं बोर्ड के ऊपर। क्वेश्चन है, if a particle is moving along a straight line and its velocity is given by x स्क्वायर बराबर 80 स्क्वायर प्लस 2bt प्लस c, then prove that the acceleration is inversely proportional to x क्यूब। सेम क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है। आपको क्या दिया हुआ है, आपको वेलोसिटी दी हुई है इस बार v बराबर, सॉरी आपको वेलोसिटी इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर बराबर 80 स्क्वायर प्लस 2bt प्लस c। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ से वही चीज़ आप सेम तरीका करना है, आपको निकालनी है इसका t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो 2 बार। ठीक है, और लास्ट में आपको वापस क्या मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो इस क्वेश्चन को करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन अच्छा सा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए पार्टिकल अलोंग ए straight line along a straight line in time t second is x बराबर 2t क्यूब माइनस 9t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 6 when its acceleration will be 0 and what will be its velocity at that time।
ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो देखना इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ठीक है, एक पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ये उसकी डिस्टेंस है t टाइम में, ठीक है। तो ये कह रहा है कि किस समय इसका जो एक्सीलरेशन है वो जीरो हो जाएगा, कौन से समय इसका त्वरण क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और उस टाइम के ऊपर आप क्या करो, वेलोसिटी बताओ। समझे कुछ क्वेश्चन की थ्योरी क्या कह रही है। क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि एक सरल रेखा के ऊपर एक पार्टिकल चल रहा है, ठीक है, एक कण क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ये बोल रहा है कि कौन से टाइम में इसका एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा, मतलब जिस टाइम पे इसका एक्सीलरेशन जीरो होगा वो टाइम हमें फाइंड करना है। वो टाइम जैसे ही हमें मिल जाएगा उस टाइम के ऊपर हमें इसकी वेलोसिटी पता करनी है। तो देखना, सिंस हमें डिस्टेंस कितनी दी हुई है, x बराबर 2t³ माइनस 9t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 6। यहाँ से आप क्या करो, सबसे पहले वेग dx अपॉन dt बराबर कितना हो जाएगा, 6t स्क्वायर माइनस 18t प्लस 12, ठीक है। अगेन डिफ्रेंशिएट कर दो, तो d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर 12t माइनस 18। ये क्या कह रहा है कि कौन से टाइम पे इसका एक्सीलरेशन जीरो होगा, तो सिंस d2x अपॉन dt स्क्वायर को जीरो कर दो, यानी कि 12t माइनस 18 बराबर जीरो। तो यहाँ से 12t माइनस 18 बराबर जीरो, तो 12t बराबर 18, तो t बराबर 18/12, तो t बराबर कितना हो गया, 3/2 सेकंड हो गया। ये क्या आ गया, इसका टाइम आ गया, मतलब इस टाइम पे ये क्या हुआ, जीरो हुआ। इस टाइम पे क्या हो गया, ये जीरो हो गया। क्लियर। अब बोल रहा है इस टाइम के ऊपर आप वेलोसिटी बताओ। वेलोसिटी क्या होती है, dx अपॉन dt, तो v बराबर dx अपॉन dt किस टाइम पे बतानी है, 3/2 पे बतानी है। तो 6 × 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 18 × 3/2 प्लस 12, ठीक है। ये कितना हो गया, 9 हो गया। और ये कितना हो गया, देखो 6 × 9/4 माइनस 27 प्लस 12, ठीक है। ये 2 के पाड़े से कट गया। यहाँ से देखो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये 27/2 माइनस 27 प्लस 12, ठीक है। तो यहाँ से देखो एलसीएम ले लो सब कुछ, तो 20, पहले इसको ऐड कर लो, तो ये कितना हो गया, 15 हो गया। ये माइनस का 15, तो 27/2 माइनस का 15, तो ये कितना हो गया, 30, तो माइनस का 3/2, ठीक है, माइनस का 3/2 मीटर पर सेकंड। जिसमें भी आपको डिस्टेंस दी हुई है उसके अंतर्गत ये वेलोसिटी हो जाएगी। सो वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। माइनस साइन क्या कर रहा है, यहाँ माइनस साइन इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। ये माइनस साइन यहाँ क्या कर रहा है, इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। ये एक क्वेश्चन अपना और कंप्लीट होता है। आगे एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसका अच्छा सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। इफ ए पार्टिकल मूव्स, if a particle moves with a velocity is any power not less यूनिटी, मतलब एक से कम नहीं होनी चाहिए, ऑफ इट्स डिस्टेंस, ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट टुवार्ड्स विच इट इज अप्रोचिंग, prove that it will never reach to that point। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको देखना।
क्वेश्चन कह रहा है आपको एक पार्टिकल है, वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो उसकी डिस्टेंस के किसी पावर से, उसकी डिस्टेंस के किसी पावर के क्या है समानुपाती है, उससे ये चल रहा है, ऐसा कह रहा है। ये कह रहा है कि सिद्ध करो कि इसको एक फिक्स पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे जाना है, इस वेलोसिटी से तो ये कभी नहीं जा पाएगा, ऐसा ये कह रहा है। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ऐसा इसने कहा है। तो देखना ये क्या कह रहा है, जो वेलोसिटी है वो किसके, इसकी डिस्टेंस के किसी समान, डिस्टेंस के किसी पावर के, और ये पावर क्या है, एक से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब एक या एक से ज़्यादा ही होनी चाहिए। v बराबर यहाँ आप समानुपाती हटा दो तो आपको ये साइन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखना, सिंस यहाँ से मैं v को क्या लिख सकता हूँ, dx अपॉन dt लिख सकता हूँ, तो kx की पावर n हो जाएगा। यहाँ से देखो आप dx अपॉन dt, dx अपॉन kx की पावर n बराबर dt, इंटीग्रेशन कर दो इसका। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, k 1 अपॉन k, तो ऐसा कैसा x की पावर माइनस n और dx बराबर ये t प्लस क्या हो जाएगा c1 लिख दो इसको। ठीक है, ये क्या आ गया, कोई कांस्टेंट आ गया। क्लियर सभी स्टूडेंट को, यहाँ से देखना इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा 1 अपॉन k x की पावर माइनस n प्लस 1 बटे माइनस n प्लस 1 बराबर t प्लस c1। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है कि भाई साहब इसकी लिमिट देखते हैं अपन। ठीक है, n का मान पहले आप 1 से बड़ा लेकर देखो। ठीक है, n का मान क्या ले लो आप, 1 से बड़ा लो। क्लियर सभी स्टूडेंट को, n का मान क्या ले लो, 1 से बड़ा ले लो। ठीक है, n का मान 1 से बड़ा ले लो, और x का मान क्या होगा 0, मतलब उस पॉइंट पे पहुंचेगा तब, वापस उस पॉइंट पे पहुंचेगा तब कितना होगा, x का मान 0 होगा। ठीक है, तो x का मान 0 करके देखते हैं यहाँ, तो ये x का मान 0, ये 1 अपॉन में आएगा, तो देखो माइनस 1 अपॉन k 1 माइनस n और x की पावर n प्लस 1 बराबर t प्लस c1। यहाँ x का मान 0 करोगे तो नीचे पूरा 0। ठीक है, नीचे पूरा 0, तो 1 अपॉन 0 कितना होता है, इन्फिनिटिव। t का मतलब कितना आ गया, इन्फिनिटिव। टाइम t का मतलब इन्फिनिटिव आ रहा है, अनंत आ रहा है, मतलब ये कह रहा है कि ये उस बिंदु पर अनंत टाइम में पहुंचेगा। अनंत क्या है, एक काल्पनिक बिंदु है, एक कल्पना ही तो है, अपन कल्पना ही तो कर रहे हैं, अपन इमेजिनरी, ये अनंत क्या होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है, सॉरी इमेजिनरी नहीं होता, एक काल्पनिक को क्या बोलते हैं, ठीक है, झूठा, जो भी आप समझ जाना। ठीक है, काल्पनिक का मतलब इमेजिनरी होता है, ये क्या है, एक कल्पना का पार्ट होता है, ये काल्पनिक पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, इसका हमें कोई मतलब फिक्स पता नहीं होता। ठीक है, ये एग्जैक्ट में है क्या, ये अनडिफाइंड वैल्यू है, मतलब हम कल्पना ही कर सकते हैं ये टी की मतलब वहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन पहुँचेगा नहीं कभी भी किसी भी कंडीशन में। ये तो केस नंबर फर्स्ट हो गया इसका, अगर n का मान 1 से बढ़ाओ, अगर n का मान 1 ही ले तो n का मान 1 लें तो भाई साहब ये कंडीशन बनती है। ठीक है, n का मान अगर अपन 1 लेते हैं तो ये कंडीशन बनती है। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये आ गया यहाँ से। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन k log x बराबर t प्लस c2। क्लियर, अब वापस इसकी लिमिट रखो, x बराबर 0 n बराबर 1 ले रखे हैं अपन, तो x बराबर 0 रखोगे तो log 0 कितना होता है सर, इन्फिनिटिव होता है, तो वापस t का मान कितना आ रहा है सर, इन्फिनिटिव आ रहा है। ठीक है, मतलब n का मान 1 लेते हो तब भी आपको t का मान अनंत मिल रहा है। अनंत मिलने का मतलब क्या हो गया कि सर ये उस पॉइंट तक कभी नहीं पहुंचेगा जिस पे ये पहुंचना चाह रहा है, उस पॉइंट पे कभी नहीं पहुंचेगा जिस पे पहुंचना चाह रहा है, क्योंकि हमने देखा हमें टाइम क्या मिला, अनंत मिला। उस पॉइंट की वैल्यू हमने लेकर देखी 0, मतलब वहां पर पहुंचेगा, उस पॉइंट पे पहुंचेगा, मतलब x कितनी हो गई, वापस 0 हो गया। ठीक है, वापस 0 हो गया, तो उस पॉइंट पे हमने देखा, उस पॉइंट को हमने मतलब उस पॉइंट पे हमने इसको पहुंचा दिया, मान लो पहुंचाने पर हमने उसका क्या किया, टाइम निकाला। टाइम निकाला तो हमें पता चल रहा टाइम तो हमें मिल ही नहीं रहा। टाइम कितना मिल रहा है, टाइम तो हमें अनंत मिल रहा है, जो क्या है एक काल्पनिक बिंदु है जो नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मिल क्या रहा है, अनंत मिल रहा है, जो गलत मिल रहा है। क्लियर सभी स्टूडेंट को, तो यहाँ पर आपका ये एक पार्ट कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे प्लेन के अंदर मोशन। ठीक है, प्लेन के अंदर मोशन पढ़ेंगे और एक क्लास में उसको भी हम खत्म करेंगे। उसके बाद अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी,
और उसकी एसिलरेशन, यानी कि अर्य त्वरण और अर्य वेग। ठीक है, उसी प्रकार अनुप्रस्थ वेग तथा अनुप्रस्थ त्वरण, ये टॉपिक अपना नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा। अगले क्लास में अपन ऐसे ही कुछ टॉपिक्स, मतलब एक बार पूरे बेस से चलेंगे अपन। ठीक है, पूरे बेसिक से पढ़ते हुए पहले अपन ने सरल रेखा के बारे में पढ़ा, फिर प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्लेन के अंदर भी हम और चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो पूरा डिटेल से हम इस पेपर को पढ़ते हुए चलेंगे और जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।